एक्सक्यूज सर मूडल पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी हमें? होंगी जी, अवेलेबल क्यों नहीं होंगी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल? ओके सर, होंगी थैंक यू सारी सो मच। अवेलेबल। जस्ट वेट फ्यू सेकंड्स, वी स्टार्ट द लेक्चर इन फ्यू मिनट्स, ठीक है? ओके सर। सर फाइनल्स हमारे ऑन कैंपस होंगे? हुस्ना, इस मामले में अभी बात चल रही है एचईसी से भी और यूएमटी के सर्कल्स में भी कि ऑन कैंपस होने हैं या ऑनलाइन होने हैं। लेकिन चूंकि 1 फरवरी से आपकी यूनिवर्सिटियां ओपन हो रही हैं तो 50-50 चांस है कि शायद ऑन कैंपस हो जाए, शायद ऑनलाइन हो जाए। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर। चलें, क्लियर आ रही है ना? यस सर। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज की प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात चीज़ें हैं, जैसा कि हुस्ना ने भी क्वेश्चन किया है एग्ज़ाम रिलेटेड और आपके कोर्स से रिलेटेड। तो चूंकि आपका कोर्स तकरीबन 70-80% प्रैक्टिकल बेस्ड था, जिसमें कि हिस्ट्री टेकिंग थी और प्री हॉस्पिटल ओरिएंटेशन सेशंस थे जिनके बारे में आपसे पूछना था हमने, जिसमें आपकी एवेलुएशन करनी थी। लेकिन ड्यू टू कोविड आप लोगों की ये जो ट्रेनिंग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं हो सकी। तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस थी। एचईसी के साथ जाहिर है आपकी यूएमटी इन कंसल्ट रहती है जो भी कोर्स होता है, और अब तो आपके जो मूडल है उस पर भी एक्सेस है सारी। फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है एचईसी, उसको भी और यूनिवर्सिटी को भी।
तो मैं भी जो आपकी क्लास लेता हूँ, जो भी टीचिंग होती है, जो मटेरियल रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, वो सारी की सारी एक्सेस में है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि हमारे पास ये ऑप्शन थी कि आप लोगों का ये कोर्स चूंकि प्रैक्टिकल नेचर का था, तो इसको हमने यूट्यूब वाइज और डिस्कशन वाइज इसको रखा है हमने, क्योंकि अभी आप स्टार्ट में हो, कोई इतने एडवांस प्रैक्टिशनर नहीं हो कि सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस 6 में तो अभी आप नहीं गए थे, तो स्टार्ट में इसको हमने रखा और इसको ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड कर दिया और साथ प्रैक्टिकल का भी टच दे दिया। गाहे बगाहे मैं आपसे वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। ये हमारे पास द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन थी। और दूसरी ऑप्शन थी कि आपके सेमेस्टर में से ये कोर्स स्किप कर दिया जाता, कि जब कोविड खत्म होगा तो तब आप ऑन कैंपस यानी कि हॉस्पिटल जाके ये कोर्स करते, लेकिन उसमें आपका डबल नुकसान हो जाना था। एक तो आपको नए सिरे से इसको पढ़ना था, ठीक है, और दूसरा आपका टाइम का नुकसान हो जाना था। आपने समर में आना पड़ना था, या एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स जो आपके लैकिंग कोर्स थे उनको करना पड़ना था, उसको कवर पड़ना था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी हमने प्रपोज की कि आपको ये मॉक पेशेंट्स और मॉक डिस्कशंस, मॉक इंटरव्यूज और हिस्ट्रीज दिखा के ये कोर्स को रन किया जाए। और ये हमने प्रूव कराया था कि ये आपके ट्रांसक्रिप्ट पे भी मेंशन हो, और साथ ये भी यानी कि है कि कोविड के दौरान आपका कोई भी कोर्स मिस नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, यू सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम during COVID by staying at home, and you also didn't waste your practical course such as supervised clinical practice 1। तो जो आपका है मिड से पहले का सिलेबस वो सीधा सीधा था आपका हिस्ट्री टेकिंग, जनरल हिस्ट्री टेकिंग, और उससे बाद मैंने आपसे थोड़ी सी पीडीएफ शेयर की थी जो कि मूडल पे अवेलेबल हैं, मार्क्ड पीडीएफ। अभी एक मैसेज आया कि शायद नहीं है, तो वो मैं दोबारा देख के तो उसको अवेलेबल कर देता हूँ। तो तीसरा मैंने आज जर्नल डिस्कशन से स्टार्ट की थी लास्ट टाइम भी, गेट से रिलेटेड। गेट समझो कि जिस तरह एक फिजिशियन है, एक हकीम है पुराने वक्तों का, एक और कोई ग्रीक डॉक्टर है, तो जो बेसिक चीज होती है ना उनके लिए डायग्नोस करने के लिए, वो ये पल्स होती है, रेडियल पल्स, ठीक है। पल्स से आपको बड़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, इवन ब्लड प्रेशर का आइडिया हो जाता है, और आपको पल्स से हार्ट का आइडिया हो जाता है कि हार्ट की क्या कंडीशन है। तो जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं वो जैसे पल्स से बहुत कुछ जज कर सकते हैं, इसी तरह जो थेरेपिस्ट है जो फर्स्ट इमेज लेता है अपने पेशेंट की, वो वॉक इन जब मरीज चल के आता है गेट से, यहाँ मेरे पास बैठता है या डोर से चेयर के पास बैठता है, तो जो अच्छा थेरेपिस्ट है जिसने क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसकी बहुत ज़्यादा है, वो फौरन बता देता है कि इस मरीज की गेट कैसी है, आया कि ये नॉर्मल गेट है या इसको कोई गेट की अब नॉर्मेलिटी है। जैसे आप लोग यंग हो, आप जिम में जाना शुरू कर दो, अब आपको नहीं पता, आप अपने हैमस्ट्रिंग्स बिल्ड कर रहे हो, आप क्वाड्रिसेप्स बिल्ड कर रहे हो, लेकिन आपने एबडक्टर्स पे काम नहीं किया, तो आप ऐसे झुक झुक कर चलोगे, थोड़ा सा आपका लैटरल टिल्ट आएगा, ठीक है। और ये चीज़ गेट एबनॉर्मेलिटी को शो करेगी। फिर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसकी अलहदा गेट होगी। एक पेशेंट है जिसको बैक पेन है, उसकी गेट बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक पेशेंट है उसका एसीएल टीयर हुआ है, उसकी गेट डिफरेंट होगी, वो ऐसे चलते हुए एकदम से करेगा। एक पेशेंट है जिसकी नी रिप्लेसमेंट है, उसकी गेट डिफरेंट होगी। एक पार्किंसनिज्म का पेशेंट है, उसकी गेट डिफरेंट है। एक एंशियस पेशेंट है, उसकी गेट डिफरेंट है। अगर एक डिप्रेस्ड पेशेंट है तो उसकी भी गेट डिफरेंट है। तो जिस तरह एक फिजिशियन के लिए पल्स की अहमियत है, इसी तरह एक थेरेपिस्ट के लिए गेट वैल्यूएशन और गेट इंटरप्रिटेशन की बहुत एक प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो जिस तरह हिस्ट्री टेकिंग भी सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस का एक पोर्शन है, इसी तरह गेट वैल्यूएशन भी है। और गेट वैल्यूएशन तभी आप करोगे कि जब आपको नॉर्मल गेट के बारे में पता होगा कि नॉर्मल गेट कैसे होती है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से मसल्स की एक्टिवेशन है और कौन कौन से जॉइंट्स पे मूवमेंट हो रही होती है। तो ये आपका टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इसी को अब हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट
going into any further detail, we will just jump. सर आपके सिग्नल नहीं सही आ रहे, बाज आपके कट कट के आ रही। अब देखें जी, आवाज ठीक आ रही है? सारे स्टूडेंट्स देखें। जी Yes, सर अब सही sir. हो गई। सही हो गई है? जी सर। स्टूडेंट्स, ये मीटिंग ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अगर दोबारा भी हो तो जस्ट वेट, मैं रिकनेक्ट हो जाऊंगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। और आपकी अटेंडेंस पे भी नज़र है। कल मुझे कॉल आई है कि आपकी अटेंडेंस 85% क्यों है, ये 100% बच्चे किधर हैं। तो ये आप अटेंडेंस को भी साथ साथ देखा करें, ये ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट हो जाती है। तो रजिस्टर हो तो बंदा कुछ बैलेंस कर सकता है, लेकिन अब रजिस्टर ही नहीं है तो उसमें से कैसे चीज़ों को अब बैलेंस किया जाए। तो ये सारी स्लाइड्स हमने पढ़ ली थी। जी, तो लास्ट टाइम क्लास हम इस स्लाइड पे थे, गेट की। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि थेरेपिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैल्यूएशन के हवाले से गेट होती है। तो ये मैंने क्लास आपको बताया था कि इनिशियल कांटेक्ट से गेट साइकिल ने स्टार्ट होना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, ये मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, फुट फ्लैट का। ठीक है, इवेंट। और उसके बाद ये वाला था, इसमें आपका मिड स्टैंस आ जाता है। ठीक है, ये वाला। और फिर ये आपका आ जाएगा हील ऑफ। ठीक है, और ये हील ऑफ करके तो ये दोबारा आ जाएगा आपका हील स्ट्राइक टर्न। ठीक है, ये स्टैंस फेज है। ठीक है, स्टैंस फेज के बाद अब दूसरा है स्विंग फेज। तो देखो, ये दो टर्मिनोलॉजीज उसने लिखी हुई हैं, ट्रेडिशनल और
रेंचोज लॉस एमिगोस। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आपने रेंचोज लॉस एमिगोस को छोड़ देना है और ट्रेडिशनल को भी याद रखना है। ये मेरे पास आई हैव ऑल द टाइम पेन विद मी, और इधर जितनी मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो मेरे पास खुद भी नोट होती है। तो ये ऐसे ही आप अपना टाइम ना वेस्ट करना कि एंड में आप RLA को कंपेयर करो ट्रेडिशनल से। तो मैंने तो आपको कह दिया कि ये स्लाइड में है, लेकिन याद आपने ट्रेडिशनल करना है, ठीक है। तो ये है जी फेज अर्ली स्विंग, ठीक है, कि जब टो ऑफ हुई है उसके बाद फर्स्ट टाइम ये गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है जी मिड स्विंग, कि जो टांग है वो आपकी सेंटर में आ गई है, और फिर है जी लेट स्विंग। तो ये 3 स्टेप्स हैं। तो बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में गेट की जो काइनेमेटिक्स है उसको डिस्कस किया जा रहा है। अर्ली स्विंग, मिड स्विंग एंड लेट स्विंग, ठीक है। तो इसमें तो कोई चीज मुश्किल नहीं, हम आगे चलें। एक स्टूडेंट मुझे कोई फीडबैक दे दिया करे जो क्लास में अपने आप को एहसन रसूल आप दिया करो, आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या और कोई दे दे। जी सर ठीक है वैसे ही अभी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा इजी है। गेट एनालिसिस, ठीक है जी। गेट एनालिसिस का करने का क्या फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया असेसमेंट, अब आप इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ लो, आपने कॉन्सेप्चुअली इन माय वर्ड्स आपने पढ़ा, अब आप इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ो कि इसका क्या फायदा है, पर्पस क्या है गेट एनालिसिस का। आपने अगर गेट एनालिसिस में मेजर करना है कि बेसिक कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है मरीज का, ठीक है, आपने उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ को आपको फील हुआ कि एक मरीज ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ठीक है, या वो चलने में थक जाता है, ठीक है, या उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है, या एनर्जी एक्सपेंडिचर उसका कम हो रहा है चलने में। तो इससे आपको गेट एनालिसिस से उसके पैटर्न का पता चल जाता है। ये मैं पैटर्न का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये स्लाइड में नहीं लिखा हुआ। नंबर सेकंड है कि असेसमेंट ऑफ नीड फॉर द सर्जिकल इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब है कि बंदे गेट चेक करने के बाद आप सर्जरी करना शुरू हो जाएंगे? डज इट मीन दिस? नो, इट मीन्स कि गेट आपने उसकी चेक की, आपको फील हुआ कि उसकी सीजर्स गेट है, एडक्टर्स टाइट हैं और वो ऐसे क्रॉस लेग्स करके चल रहा है, या अपने पंचों पर एक बच्चा चल रहा है, उसका टीए टाइट है। फिर आप बताएंगे कि इसकी अब आप स्ट्रेचिंग करना शुरू करेंगे। जब आपने स्ट्रेचिंग की तो अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो फिर आप सर्जन को रिपोर्ट करेंगे कि आफ्टर 6 months ऑफ अग्रेसिव स्ट्रेचिंग देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सो यू कैन प्लान फॉर सर्जरी। तो सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में आपको पता चलेगा कि गेट एनालिसिस करके, और इसमें मोस्ट कॉमनली जो सर्जिकल इंटरवेंशन कौन से मसल्स हैं गेट के बैकग्राउंड में जो शॉर्ट हो जाते हैं। तो 2 मसल्स हैं, एक मैंने आपको बताया है कि टीए टाइट हो जाता है बच्चों में, स्पेशली कौन से बच्चों में? बच्चों को जिनको आप वॉकर में खड़ा करते हैं और वॉकर में चलाते हैं, तो वो अपने टो वॉकर्स बन जाते हैं, और टो वॉकर्स होने की वजह से काफ़ी देर तक उनका टीए टाइट रहता है। तो ये फिर बाद बार सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2 है एडक्टर्स अगर किसी मरीज के टाइट हो जाए तो वो सीजर्स गेट से चलता है और आप स्ट्रेच कर रहे हो, एंड आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देयर इज फेलियर, तो उसके बाद यू हैव टू मैनेज इट सर्जिकली एंड सर्जन विल मैनेज इट। इसके अलावा एक मरीज चल रहा था, आपने उसको देखा कि वो
टो ड्रैग करके चल रहा है। अब आप मेरे हैंड को मेरा फुट कंसीडर करो। एक मरीज चलता है यूं, ऐसे चलता है मरीज नॉर्मल, ठीक है। अब एक मरीज चल रहा है ऐसे, हील स्ट्राइक करके स्विंग में जा रहा है, ठीक है। अब एक मरीज ऐसे चला और ऐसे ही चल रहा है, फिर दूसरा पाँव नॉर्मल, फिर ऐसे वापस आया, फिर ऐसे चला और फिर नॉर्मल। तो यानी कि वो अपनी टो को ड्रैग कर रहा है। अगर आप ये टेबल सरफेस पे, ये मेरा हैंड देखो अगर आप, ठीक है, मैं इस पे स्टॉप शेयर कर देता हूँ, फिर दोबारा हम इस पे वापस आएंगे। जस्ट लुक एट माई हैंड। एक मरीज नॉर्मल, एक नॉर्मल बंदा चलता है टो ऑफ करके, यानी कि स्विंग फेज में ऐसे चलता है नॉर्मल इंसान, स्विंग फेज में इस तरह जा रहा है नॉर्मल। अब एक बंदे के डॉर्सिफ्लेक्सर्स वीक हैं तो वो टो ड्रैग करेगा, इस तरह चलेगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह चलेगा, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए आपको AFO की जरूरत होगी, एंकल फुट ऑर्थोसिस की, जो कि उसको सपोर्ट करेगी और स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ वो दोबारा वैसे नॉर्मल उसमें चलेगा। ये इसके यानी कि ये इसमें आप आएंगे तो इसमें ये आएगा, यस। तो ऑर्थोटिक डिवाइस में AFO। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आप अपनी डायरी में नोट करें, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या था। TA टाइट हो सकता है और डक्टर्स टाइट हो सकते हैं, हिप के जो 3 डक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ है, एक पेशेंट की MMT मसल्स वीक हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, एंड्योरेंस कम है, तो उससे गेट का पता चलेगा। इसके अलावा गेट का एक पर्पस ये है कि आपने असिस्टिव डिवाइस चेक करनी है। ऑर्थोटिक डिवाइस और असिस्टिव डिवाइस ये सिनोनिम्स भी हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी डिफरेंट यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्थोटिक बेसिकली AFO है और असिस्टिव डिवाइस होती है कि जो आप चलने में जैसे क्रच है या वॉकर है वो होते हैं, ठीक है। एंड देन द असेसमेंट ऑफ, लास्ट पॉइंट है फिटिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, ठीक है। तो ऑर्थोसिस के साथ जो वर्ड आएगा ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ दोबारा, और फिर मैं आपसे के साथ AFO की भी एक वीडियो शेयर करूंगा। सपोर्टिव डिवाइस और प्रोस्थेसिस, कंप्लीट रिप्लेसमेंट। एक बंदे की टांग की खुदा न खास्ता कट गई है तो उसके लिए अपना प्रोस्थेसिस का वर्ड यूज होगा कि बिलो नी प्रोस्थेसिस, ठीक है। ऑर्थोसिस की एग्जांपल है AFO और प्रोस्थेसिस मीन कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर दी है आपने, ठीक है। तो और प्रोस्थेसिस में आप बिलो नी या अबव नी प्रोस्थेसिस, आप इंसान की एम्पुटेट की हुई है टांग तो उसमें ये वर्ड यूज होता है। तो ये तो आपने अब थ्योरेटिकल पढ़ा, अब आपने, जाहिर है कि इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाना चाहिए था, तो उसके लिए आप वीडियोस की तरफ हम आते हैं। एक मरीज AFO पहन के चल रहा है और AFO के बगैर चल रहा है और उसकी गेट का पैटर्न आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट इन दैट गेट पैटर्न। तो ये आप देखें अब।
जी, पहले तो आप ये देखें कि फुट क्यों ड्रैग करता है, फिर आप देखें कि एएफओ उसको कैसे सपोर्ट करता है। तो ये दोनों आप वीडियोस देखें। तो मैं इसमें से जो पोर्शन आगे होगा आगे करने वाला होगा, इस वीडियो को हम शॉर्ट करके थोड़ा आगे भी करी जाएंगे। तो इसमें हम अब आते हैं, बीच में मेरी भी साउंड आपको आएगी। तो हियर इट इज वीडियो टुगेदर। तो नजर आ रही है सबको? यस सर। चलें जी, ये देखें जी, अब आपको आवाज भी आएगी इसकी। Good morning, guys. Happy Friday, folks. Me and Dudley coming at you to answer it for everyone. The toe and the question was why, and it started happening at this moment where it hadn't been happening in the past. Back where strength for the ankle. Couple things is it causes a discrepancy. Adjustments. नहीं, क्लास इसमें वो उसने व्यू नहीं दिखाया जो आना चाहिए था। मैं आपसे दूसरी वीडियो इसमें शेयर करता हूँ। जो वीडियो कैप्शन में आ रही थी वो उसमें नहीं थी आ रही। ये लंबी वीडियोस हैं, तो ये टाइम स्टेपेज एंड फुट स्लैप गेट फुट ड्रॉप, हाँ फुट ड्रॉप की गेट। ये एक सेकंड जरा, मुझे छोटी छोटी वीडियोस जो है ना, यस ये आ गई है जी। तो अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। जी नजर आ रही है सबको? ये छोटी सी 34 सेकंड्स की वीडियो है। जी सर। Yes, sir. हाँ, चलें ये देखिए अब आप। This video demonstrates two common patterns for those that have a foot drop or dorsiflexion weakness. ठीक है, ये देखो इसमें ये अपनी टो ड्रैग करके चल रहा है, जिसमें डॉर्सिफ्लेक्सर वीक है, और इसको फुट ड्रॉप वॉक भी कहते हैं। जो अभी आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें एएफओ से वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये गेट का एनालिसिस में ये आपको टो ड्रैग में पता चल रहा है कि ये कैसे मरीज चल रहा है इसमें। The first of these patterns is a steppage gait. Note here, the patient is hiking their hip and flexing their knee to clear the foot that has weakness. The second pattern is a foot slap. Listen. Although weakness is not visually apparent, the audible foot slap is your sign of this weakness. जी, तो ये है जी इसकी वीडियो। आई होप कि आप सबको ये समझ आई होगी। तो समझ आ गई है सबको ये फुट ड्रॉप की वीडियो? नो सर। क्या चीज समझ नहीं आई फलक शेर? सर जो कि चली नहीं वीडियो, आपके सिग्नल रेड आ रहे हैं सर नीचे। सर मेरे सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं। फलक तेरा नेट खराब है, सबको वीडियो शेयर हाँ हुई जी, हाँ जी, चलो फलक आपको मैं उसमें दिखा दूंगा तो वो नज़र आ जाएगी आपको दोबारा। अब आप दोबारा उस पे चलें कि फलक इंटरनेट का अगर मसला है तो वो फिर बाद में देखेंगे। तो इसमें फलक अब टाइस आप तो हटा के देखें छाड़ दे। वॉक विद एएफओ। तो ये भी आपसे एक शेयर करूंगा मैं वीडियो के, अब कैसे उसने उसको करेक्ट किया और एएफओ ने क्या काम किया और उसकी वजह से फुट ड्रॉप या टो ड्रैग जो है वो ठीक हो गया। तो ये भी शॉर्ट सी वीडियो है, इसको हम देखते हैं। सर फुट ड्रॉप और टो ड्रैग दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल एक ही चीज है।
तो देखो टर्म देखो ना, एक सिम्टोमेटिक टर्म है जो सिम्टोमेटिक लेवल से उसको डिस्क्राइब कर रही है, और एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज वर्ड है, ठीक है। तो आपने जो दो टर्म, एक गेट रिलेटेड है और एक लेमैन टर्म है, ठीक है। फुट ड्रॉप एक समझो लेमैन को भी पता होगा कि फुट ड्रॉप क्या है, ठीक है। और दूसरी टर्म जो आपने टो ड्रैग की यूज की है, ये गेट की स्पेसिफिक वर्ड है और लैंग्वेज में आता है गेट रिलेटेड के। टो ड्रैग का मतलब है कि डॉर्सिफ्लेक्सर वीक है और वो मरीज ऐसे अपना पाँव नहीं के चल रहा है। अब दोबारा मैं आपसे वीडियो एक शेयर करने लगा हूँ कि इसका हल क्या होता है। आपको गेट एनालिसिस से आपको पता चल गया अब इसका हल क्या है। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट ये नॉलेज आपको फर्दर भी रिक्वायर्ड होगा, बट एट दिस स्टेज भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जी अपना मौलम साहब शेयर हो रही है वीडियो? जी सर। चलें जी क्लास ये आपने देखी कि एक तो आपने देखा कि फुट ड्रॉप हो गया, डॉर्सिफ्लेक्सस वीक हो गए, और दूसरा आपने उसका हल भी देख लिया। तो हल तभी आप करोगे ना कि तब जब आपको प्रॉब्लम का पता होगा। तो प्रॉब्लम को आपका कैसे पता चला? आपने गेट एनालिसिस किया और पेशेंट की वॉक देखी तो वो ऐसे ठप की भी आवाज़ आती है, और उससे आपको पता चल गया कि ये इसकी गेट जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बताइए कि फुट ड्रॉप यानी कि डॉर्सिफ्लेक्सर वीकनेस में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? जी अंबर आप बताएं, ये तो अब एनाटॉमी का क्वेश्चन है ना। डॉर्सिफ्लेक्सर्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन कौन से हैं? सर कॉमन पेरोनियल नर्व। जी आप अरीज आप बता दें। सर डीप पेरोनियल नर्व। चलें, पेरोनियल नर्व तो है, अब कॉमन है कि डीप है। तो मसल्स कौन कौन से हैं अपना? चले अंबर पहले आप बताएं, आप में और रीज में हम मुकाबला करवा देते हैं। नहीं सर वो अंबर बड़ी दा बड़ी लिखी कहते हैं। नहीं अंबर, उसमें बताओ कि डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं कौन कौन से? सर एक्सटेंसर हॉलिस्टिस लॉन्गिस हार्वियर एक्सटेंसर डिजिटल लॉन्गिस थे। चलो ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, आपके भी शायद इंटरनेट के सिग्नल वीक हैं। आपका जो सर टिपियालिस, मैं आपका तो सर एक tibialis posterior होता है, एक प्लेक्सिटिस टोरम होता है, और एक गैस्ट्रोक्नीमियस और एक सोलेस। नहीं नहीं वो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, आपने गलत बताए हैं। सर सर ये डॉर्सिफ्लेक्सर्स में टिबियालिस एंटीरियर मैं होता है। हाँ ये देखे ना, फातिमा गिलानी ने बहुत अच्छा बताया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड अगेन। तो डॉर्सिफ्लेक्सर्स और उनकी नर्व आप देख लीजिएगा कौन सी है। अब मैं आपको सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के मॉड्यूल्स में नोट में बैठ के अगर रिवाइज करने लग जाऊंगा तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है, टाइम का भी अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि सर गेट मैंने में तो गूगल से देख कर डॉर्सिफ्लेक्सर्स। बताए थे।
तो फिर भी यार गलत आप कह रहे हो। प्लांटर फ्लेक्सर्स बता रहे हो आप, गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं। अब आपकी माशाल्लाह इतना अजीम आपका लेवल है कि गूगल से देख के भी आप अगर गलत लिखते हो तो फिर आपको कोई मेडल ही देना चाहिए। अच्छा, टाइप्स कौन से क्या वाला है? सर? मेडल आपको ब्रॉन्ज मिले, रेड मेडल मिलेगा, रेड। पास बुला के। हाँ, वो टाइप्स आप देखते हैं कि जो गेट एनालिसिस हैं उसको हम राजीव काल। एनालिसिस की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, अभी खामोश रहो तो फिर बाद में एंड में मैं बताता हूँ, अभी लेक्चर लेने दो, तो वरना फिर मैं म्यूट ऑल कर दूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता आपको, ठीक है? तो अभी लेक्चर आप लें, फिर बाद में देखते हैं। तो टाइप्स हैं जी, गेट एनालिसिस की टाइप्स हैं, काइनेमैटिक्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी सेगमेंट्स इन रिलेशन टू ईच अदर ड्यूरिंग गेट विदाउट रिगार्ड्स फॉर द फोर्सेस इन्वॉल्व, ठीक है? ऐसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो लीनियर रोटेशन वगैरह, और ये स्केलर एंड वेक्टर, ये तो आ गई बायोमैकेनिक्स की टर्म, ठीक है, काइनेमैटिक्स की। ये भी मैंने ही आपको पढ़ाई है, इस वजह से मुझे याद है। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। काइनेटिक्स भी वही है कि फोर्सेस का जिधर जिक्र आएगा तो उधर काइनेटिक्स का जिक्र आएगा। तो ये दोबारा बायोमैकेनिक्स के नॉलेज की रेपिटेशन है, तो इसको हम नहीं देखते, मतलब डिटेल नहीं डिस्कस करते, ये आप लोगों ने पहले किया हुआ है जी। ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्टूडेंट्स के, पैरामीटर्स जो आपने चेक करने हैं, गेट के जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आप एनालाइज कर सकते हैं आफ्टर गेट एनालिसिस। सबसे पहले आपने स्पीड देखनी है, स्केलर क्वांटिटी विच इज द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है? कितनी स्पीड से एक बंदा चल रहा है, और स्पीड मेजर करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होती है? आपके पास स्पीड मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच हो सकती है, और कैलकुलेटेड डिस्टेंस हो सकता है कि ये 1 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। जैसे गाड़ी एक बड़ी चीज़ है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग से, और उसकी किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में आप इसको देख सकते हैं स्पीड को। अगर आप लोगों ने अपनी वॉकिंग स्पीड देखनी है तो आप गूगल मैप पे जाके ऊपर कोई डेस्टिनेशन लिखें और उसको क्लिक करें डेस्टिनेशन को, और बस का, कार का और वॉक का 3 साइन आएंगे ड्राइव पे, और आपकी यानी कि एप्लीकेशन पे उस पर आप वॉक को क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी स्पीड भी उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट योर ऑन स्पीड। उसके बाद नंबर सेकंड है केडेंस। केडेंस क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अ पेशेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा बड़ा टॉल है, क्रिस गेल का है, ठीक है, प्लेयर है एक क्रिकेट का, क्रिस गेल, उसकी हाइट है लेट्स सपोज 6.5 6.6 है, कम से कम 6 फुट और 6 इंच, ठीक है? और दूसरा एक इससे प्लेयर है जो कि इससे 1 फुट छोटा है, ठीक है? तो ये आपने चेक करना है कि ये केडेंस भी उसका किसका ज़्यादा होगा और स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। तो स्पीड तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है? और नंबर ऑफ स्टेप्स अब आपने देखने होंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा ले सकता है, ठीक है? या नॉर्मल गेट में कौन सा ज़्यादा लेता है, तो ये आपको कैलकुलेशन से पता चलेगा। जाहिर है ये 5 फुट 6 इंच वाला जो प्लेयर है ये छोटे स्टेप्स लेगा, और मे बी ये ज़्यादा स्टेप्स ले, लेकिन ये डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो क्रिस गेल जैसा प्लेयर जो है वो Yes, उन्हीं स्टेप्स में ज़्यादा कवर कर लेगा। तो ये है जी इसमें कैडेंस। और फिर वेलोसिटी, स्पीड की अगर डायरेक्शन कर दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी। और एक्सेलरेशन है कि जैसे आपको
अगर बस पकड़नी है या और कोई आपके पीछे कुत्ता लग जाता है फॉर एग्जांपल, फॉर गॉड सेक, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो जो चेंज ऑफ स्पीड है उसको आप कहोगे कि वो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अल्लाह ना करे आपके पीछे कभी कुत्ता पड़े, लेकिन मैंने सिर्फ एक समझाने की गर्ज से, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे स्टैम्प की तरह बैठ जाएं। बाद मैं आपसे सिंपल यही पूछता हूँ कि ह्यूमन एक्सेलरेशन क्या है, तो आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हो। तो एक्सेलरेशन सिंपल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी आपकी कम भी हो सकती है। इसके बाद है जी ये आपको नजर आएगा स्टेप लेंथ। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ और स्टेप लेंथ ये क्या है, इसको अब आप देख लें। ठीक है, तो स्ट्राइड लेंथ है कि द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट, ये इसको स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इधर इसकी अगर हील स्ट्राइक कर रही थी तो इधर भी इसकी हील स्ट्राइक कर रही है, तो ये पूरी की पूरा डिस्टेंस जो है ये स्ट्राइड लेंथ है। और इसकी डेफिनेशन है कि बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट। ठीक है, स्टेप लेंथ क्या है कि आपका एक स्टेप की क्या लेंथ है, एक हील स्ट्राइक से दूसरे हील स्ट्राइक ऑफ द ऑपोजिट फुट या सेकंड फुट, इसको आप कहोगे कि ये आपका राइट स्टेप लेंथ है, फिर ये लेफ्ट स्टेप लेंथ है। ठीक है, और फिर आपका फुट का एंगल भी आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप सब की अगर मैं गेट वैल्यूएशन करूंगा तो आप सब में ये पैरामीटर्स डिफरेंट आएंगे। आप जब चलते हो तो आप को जो है वो डिफरेंट उसमें आप समटाइम्स सीधे पाँव रख के चलते हैं और समटाइम्स आप ऐसे थोड़े से एक्सटर्नल रोटेटेड रखते हैं, समटाइम उसको इनवर्ट रख के चलते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आ जाएंगी और ये भी पैरामीटर है एक। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है, स्टेप लेंथ, हील स्ट्राइक और स्टेप विड्थ के दो स्टेप्स के दरमियान। ये आपका राइट फुट था और ये आपका लेफ्ट है, या ये लेफ्ट है या ये राइट है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने कहना है कि वो आपका स्टेप विड्थ है। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1 to 5 इंचेस जो है, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फुट एंगल मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, नॉर्मल 7 डिग्रीज है। ठीक है, अब 7 डिग्रीज थोड़ा सा आपका आउटवर्ड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये 7 डिग्री से अगर ज़्यादा आउटवर्ड होगा तो वो फिर ज़्यादा फील होगा आपको। आप सारे अपने ये जो एंगल्स हैं और स्टेप लेंथ हैं, अगर आप गीले पाँव चलो तो ये आप फर्श पे या मार्बल पे इस तरह की उस पर आपका इम्प्रेशन आ जाएगा। नंगे पाँव अगर आप चलोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इजीली नज़र आएंगी। ये देखो, अब इसको एक्सप्लेन करने का कोई इतना वो नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं। स्टैंस टाइम के टोटल स्टांस टाइम और स्विंग टाइम क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट elapses ड्यूरिंग द स्टांस फेज ऑफ वन लोअर एक्सट्रीमिटी इन अ गेट साइकिल, इसको आपने स्टांस टाइम कहना है। और स्विंग टाइम क्या है कि जब आपकी टांग स्विंग हो रही है, और चूंकि आप चल रहे हो इसलिए डबल स्पोर्ट टाइम भी इसमें आएगा लोअर एक्सट्रीमिटी का।
अगर आप दौड़ रहे हो तो वो फिर आपकी गेट नहीं कंसीडर होगी, बल्कि वो आपकी जॉगिंग या रनिंग कंसीडर होगी। काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशनल कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द लीनियर वेलोसिटी के, और फिर पोटेंशियल एनर्जी है कि एक बंदे में चलने का कितना पोटेंशियल है। जैसे आप थक जाते हो, और 2-3 स्लाइड्स और देख लेते हैं तो हम जल्दी इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि अब ब्रेक नहीं मैं किया करूँगा आपके लेक्चर्स में। उसकी वजह है कि वो फिर कनेक्टिविटी इशू आ जाते हैं, और आप लोगों की जो डिवाइसेस हैं वो भी चार्जिंग में लगी होती हैं। समटाइम्स अनप्लग हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, इंटरनेट कनेक्शन जैसे अनस्टेबल हो जाता है, तो वो करना मुश्किल लो भी होता है। टूट तो जाता है ब्रेक सर के आपका। बगैर ही, हाँ। अगला अब टॉपिक मुश्किल है, तो ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं इस पे हम अब स्टॉप करेंगे। आपके अब जितने भी लेक्चर्स हैं डिटर्मिनेंट्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो इसको अब जी, आप लोगों के लिए एक मैसेज है। अभी डिटर्मिनेंट्स पे मैंने स्टॉप किया है, कि मैंने अपनी नोटबुक पे नोट भी कर लिया कि ये आपसे मैं अगर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा तो उसकी यही लॉजिक है कि आप लोगों का एग्जाम पास है, और अभी मैंने आपके क्विज छोटे छोटे 2 रखूंगा, और हो सकता है वो 2 क्विज आपके एक ही दिन में हो जाए, तो ये भी आप जेन में रखिएगा। मेनवाइल बुरहान एंड मुस्कान, वहीद, अरसलान, और चौथा है जी हफ्सा चौधरी। आप लोगों के जी लिए सर। मैसेज है कि आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस हैं उनकी लिस्ट बना के देनी है। कि अभी तो मेरा ख्याल है आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, कि किसी स्टूडेंट ने दी है प्रेजेंटेशन? नो सर, अभी नहीं दी किसी ने। तो बस ठीक है, ये तो और भी आसानी होगी। तो मैं आपको आज इंशाल्लाह रात तक जो है ना वो प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो 1 बाय 1 आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो मॉड्यूल है और आपकी असेसमेंट होनी है, चूँकि उसमें ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी इंक्लूडेड होंगी, और वो उसके नंबर काउंट होंगे। और जो ही आपका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया फाइनल होता है कि ऑनलाइन होना है या ऑन कैंपस होना है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और साथ साथ हम आपकी प्रेजेंटेशन भी 5-5 स्टूडेंट्स की एक वीक में रखी जाएंगे, और फिर एट द एंड भी हम आपकी प्रेजेंटेशन रखेंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ताकि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हों वो भी कवर कर लें, ठीक है। और आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मौलम ने शायद दी थी आपको। मुझे नहीं याद, मैंने सीआर से इसीलिए पूछा। मौलम ने नहीं दी प्रेजेंटेशन, मौलम ने दी होती तो मुझे याद होता सबसे पहले मौलम का। तो मौलम भूलने वाली चीज़ नहीं है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, वो ना जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था ना जिसमें हमने पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह डिस्कस की थी सर, वो लेक्चर ना 3 बजे के टाइमिंग की वजह से ना गलत हो गया था, तो मैंने आगे से सेकंड हाफ ज्वाइन किया था सर। उसकी रिकॉर्डिंग मैं ओपन करने की कोशिश कर थी, लेकिन वो लिंक जो सा है वो ओपन नहीं हो रहा था, यानी कि वो एज अ लिंक उस पे नहीं लगा हुआ। तो आप मूडल पे वो एक दफा आप दोबारा से ऐसा लिंक कर करो जी, आप ऐसा करो, वो वाला जो लिंक है वो मुझे ईमेल करो। अब इधर कोई 100 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स है, मुझे कैसे पता चलेगा आपको कौन सी रिकॉर्डिंग चाहिए? वो लिंक आप मुझे भेजो, तो मैं दोबारा उस पर जाके, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है लिंक्स की, वो मैं करता हूँ। आप लोग ये जब लिंक देखते हो तो इसको डाउनलोड कर लिया करो, वो फिर लाइफ टाइम आपके लिए रहता है एक रिसोर्स। तो आप पता नहीं वो एक्सपायर्ड ना हो यस गया सर। हो, लेकिन आप मुझे ईमेल कर देना। ईमेल ज़्यादा बेहतर है, व्हाट्सएप पे तो मैं ऐसे यानी कि इतना यूज़ नहीं करता, ठीक है। सर सेकंड जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला लेक्चर है सर, उसकी पीडीएफ मार्क करनी थी, तो वो कर दें, रिक्वेस्ट है ठीक है, आपसे सर। मैं कर दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। एविडेंस बेस्ड आपका अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन सुपरवाइज्ड में भी आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए, उसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए, तो फिर ही आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखो दोनों में प्रैक्टिस का वर्ड कॉमन है,
एक सुपरवाइज Yes, क्लिनिकल sir. प्रैक्टिस है और एक ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस दोनों में कॉमन है, इसी वजह से आपको उसको मैंने पढ़ाया, लेकिन ये इसकी डिटेल सब्जेक्ट की अलग भी है, तो वो भी मैं Yes, आपसे sir. शेयर कर दूंगा। बता दें। चले मैं कर दूंगा शेयर। और कोई चीज? थैंक यू सर। सर मैंने भी यही आपसे कहना था कि आपने जो हमें पीडीएफ दिया था ना वो मार्क नहीं था और आपने कहा था कि मैं मार्क करके दूंगा। अच्छा तो kindly अच्छा वो अच्छा मार्क कर अच्छा, दीजिएगा। वो किस चीज का पीडीएफ है? हैं? सर वो आप ना पहले एविडेंस बेस्ड जब मीट से पहले पढ़ाया था ना, तो वो आपने उस पीडीएफ से पढ़ाया था, लेकिन जब आपने दोबारा मीट्स के बाद हमें पढ़ाया, वो आपने जो बुक है ना जो आपने डाउनलोड की थी, उस वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर में से आपने पहले 2-4 पेजेस पढ़ाए थे, लेकिन वो चलो मैं पीडीएफ पढ़ा लूंगा, मार्क नहीं है, वो आप दोनों जगह ठीक से है मार्क कर। मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। Yes, और sir. बाकी भी जो टॉपिक्स नहीं मार्क हैं वो आप मुझे ईमेल कर दिया करें, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।